दोस्तों, आज हम दवाइयों की डोज यानी खुराक के बारे में बात करेंगे। खुराक यानी डोज औषधि की एक बार में दी जाने वाली मात्रा को कहते हैं। किसी दवाई को जब उचित मात्रा में दी जाए तब यह अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करती है, जबकि इससे कम या ज़्यादा होने पर यह प्रभावहीन या दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में दी जाने वाली दवाइयों की मात्रा को थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए उपयोग करने पर इसे इफ़ेक्टिव डोज कहते हैं। अलग अलग मात्रा पर दवाइयों का रिस्पॉन्स भी अलग अलग मिलता है। जैसे सर दर्द के लिए एस्प्रिन की 0.3 ग्राम से लेके 0.6 ग्राम तक की मात्रा या डोज दी जाती है, जबकि यही दवाई रीमेटाइड आर्थराइटिस के लिए जब दी जाती है तो इसकी खुराक बढ़ के 3 ग्राम से 6 ग्राम तक कर दी जाती है। इसी प्रकार एंटीप्लेटलेट डोज के रूप में 16 से 150 mg प्रतिदिन के हिसाब से इसी दवाई की खुराक या डोज दी जाती है। मतलब अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग खुराक दी जाती है, जैसे प्रोफाइलेक्टिक डोज, थेरेप्यूटिक डोज या टॉक्सिक डोज। दवाइयों की खुराक का निर्धारण उसकी पोटेंसी पर निर्भर करती है। पोटेंसी का मतलब होता है कि दवाई की वह मात्रा जिस पर वह अपना थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर कोई दवाई कम मात्रा में ही अपना प्रभाव देने लगती है तब यह दवाई हाई पोटेंट ड्रग कहलाती है, जबकि ज़्यादा मात्रा पर देने पर प्रभाव उत्पन्न करने वाली दवाइयाँ कम पोटेंट दवाइयाँ होती हैं। उपयोग के आधार पर डोज को, खुराक को कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड डोज। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डोज क्या होती है। यह डोज अधिकतर पेशेंट के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन माइनर केस में किसी व्यक्ति विशेष में यह डोज अलग अलग हो सकती है। या फिर उन दवाइयों जिनका सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होता है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दे दी जाती है, ताकि यह किसी व्यक्ति विशेष में होने वाले मार्जिन को भी पूरा कर सके, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पेनिसिलिन्स, क्लोरोक्वीन, मेबेंडाजोल और एमेंटाडिन। इसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटेड डोज के बारे में। तो रेगुलेटेड डोज क्या होती हैं कि जब हमारे शरीर में नियमित रूप से चलने वाले फंक्शन, जैसे उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर को दवाइयाँ जब मॉडिफाई करती हैं तो इस ब्लड प्रेशर को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मेज़र कर इन दवाइयों की सही डोज का निर्धारण किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमने कोई दवाई लिया, ब्लड प्रेशर की दवाई ली और पर्टिकुलर डोज पर ब्लड प्रेशर कम है, तो हम इसको दवाइयों की डोज को धीरे धीरे बढ़ा के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर ले आ सकते हैं। तो इस तरह की जो रेगुलेटेड डोज हैं वो किन किन दवाइयों में कर सकते हैं। उदाहरण है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब वही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ, मतलब कि अगर शुगर का लेवल हमको नॉर्मल उसमें लाना है तो हम धीरे धीरे उस डोज को रेगुलेट करके नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए एक रेगुलेटेड डोज फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट ड्रग, डायूरेटिक ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक, इन सारी दवाइयों को रेगुलेट कर इनकी डोज का निर्धारण किया जा सकता है। अब हम समझते हैं टारगेट लेवल डोज क्या होती है। इससे पहले हमने बात किया था रेगुलेटेड डोज, जिसमें हम हमारे शरीर में नियमित रूप से चलने वाले फंक्शंस को मेज़र करते थे और उसके हिसाब से दवाइयों की डोज को रेगुलेट करते थे। लेकिन टारगेट लेवल डोज में दवाइयों के जो प्रभाव हैं उनको मेज़र करना आसान नहीं होता,
तो टारगेट लेवल डोज में क्या करते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन की रेंज के माध्यम से इसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब टारगेट लेवल प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अनुभवजन्य खुराक शुरुआत में दी जाती है और बाद में प्लाज्मा कंसंट्रेशन की वास्तविक निगरानी द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। मतलब कि पर्टिकुलर प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर दवाइयों के डोज को बढ़ाकर उस लेवल पर कंसंट्रेशन को लाया जाता है, जिसे टारगेट लेवल डोज कहते हैं। लेकिन जब ड्रग लेवल मॉनिटरिंग के लिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तब रोगी को अपेक्षाकृत लंबे अंतराल पर देखकर क्रूड एडजस्टमेंट भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइट्रेटेड डोज के बारे में। अधिकतम चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दी जाने वाली आवश्यक खुराक उस दवा के इंटॉलरेबल एडवर्स इफ़ेक्ट के कारण कई बार नहीं दी जा सकती है। एडवर्स इफ़ेक्ट के एक्सेप्टेबल लेवल के साथ अनुमापन टाइट्रेटिंग करके ऑप्टिमल खुराक प्राप्त की जाती है। लो इनिशियल डोज और ऊपर की ओर अनुमापन या उच्च प्रारंभिक खुराक और नीचे की ओर अनुमापन का अभ्यास किया जा सकता है। अक्सर सब मैक्सिमल चिकित्सीय प्रभाव लेकिन सहनीय दुष्प्रभावों के बीच समझौता किया जा सकता है। तो टाइट्रेटेड डोज किन किन दवाइयों में कर सकते हैं, वो है एंटी कैंसर ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग और लीवोडोपा। अब हम बात करते हैं कि चिकित्सीय खुराक, जिसे थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो चिकित्सा के लिए अपेक्षित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए औषधि की आवश्यक मात्रा को चिकित्सीय खुराक या डोज कहते हैं। न्यूनतम मात्रा या मिनिमम डोज क्या होती है। औषधियों का चिकित्सीय प्रभाव यानी थेरेप्यूटिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए औषधि की अल्पतम मात्रा को न्यूनतम मात्रा कहते हैं या अपेक्षित प्रभाव को उत्पन्न करने वाली सबसे कम मात्रा को न्यूनतम मात्रा या मिनिमम डोज कहते हैं। आगे बात करते हैं मैक्सिमम डोज क्या होती है। औषधि की वह अधिकतम मात्रा जो रोगी को दुष्प्रभाव या हार्मफुल इफ़ेक्ट उत्पन्न किए बगैर सुरक्षित रूप में दी जा सके, अर्थात औषधि की अधिकतम मात्रा जो देने के लिए सुरक्षित हो, अधिकतम मात्रा या मैक्सिमम डोज कहलाती है। टॉक्सिक डोज क्या होती है। टॉक्सिक डोज औषधियों की वह मात्रा है जो रोगी में विषाक्तता या टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर दे, उसे टॉक्सिक डोज कहते हैं। फैटल डोज या मारक डोज क्या होती है। औषधियों की वह मात्रा जो किसी रोगी को मार दे या मार देने के लिए पर्याप्त हो, फैटल डोज कहलाती है। सिंगल डोज, एक दिन में केवल औषधि की एक मात्रा ही देना सिंगल या एकल डोज कहलाता है। मेंटेनेंस डोज, किसी औषधि के अपेक्षित प्रभाव को धारण करने के लिए दी जाने वाली मात्रा को मेंटेनेंस डोज कहते हैं। डिवाइडेड डोज, किसी औषधि की कुल मात्रा का एक भाग जो पूरे दिन में समय समय पर दिया जाता है, वह विभाजित कहलाता है। क्यूरेटिव डोज, वह मात्रा जो किसी रोग से मुक्ति दिलाने को पर्याप्त होती है, उसे क्यूरेटिव डोज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो दवाइयों की डोज को मॉडिफाई करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डोज को प्रभावित करते हैं। तो औषधियों की मात्रा को जो फैक्टर या कारक प्रभावित करते हैं वो है एज, आयु या एज, शिशुओं, बच्चों तथा अधिक आयु वाले वृद्ध रोगियों को वयस्कों की तुलना में औषधि की मात्रा, दवाई की मात्रा कम दी जाती है। अगला जो कारक है, फैक्टर है, वो है वेट एंड साइज। औषधि की मात्रा रोगी के वजन एवं आकार के अनुसार कम या अधिक होती है। यदि रोगी का वजन और आकार कम है तो दवा की मात्रा भी कम होती है
और यदि रोगी का वजन अधिक है और आकार भी बड़ा है तो औषधि की मात्रा अधिक होती है। अर्थात औषधि की आवश्यक मात्रा रोगी के शारीरिक वजन तथा शरीर की सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। आगे जो फैक्टर है वो है सेक्स, लिंग। स्त्रियों की अपेक्षा मतलब फीमेल की अपेक्षा मेल में औषधियों की जो मात्रा है वो अधिक दी जाती है। अगला जो फैक्टर है वो है फिजिकल कंडीशन। कष्टदायक यानी पेनफुल सिम्टम्स से पीड़ित रोगी को अपेक्षाकृत मतलब कि जितनी डोज देना चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दी जाती है ताकि उससे दर्द से छुटकारा मिल सके। क्यूमुलेटिव एक्शन मतलब संचयी क्रिया। औषधियों को कितनी बार देना है और उसकी कितनी मात्रा देनी है यह उस दवाई के शरीर से उत्सर्जन पर निर्भर करती है। जैसे पेनिसिलिन औषधियाँ शरीर में तीव्रतापूर्वक उत्सर्जित या एक्सक्रीट होती हैं। मतलब जो पेनिसिलिन दवाइयाँ हैं वो हमारे शरीर से बहुत तेज़ी से एक्सक्रीट होती है, अतः इनको 24 घंटे में निश्चित अंतर से बराबर दिया जाता है जिससे रक्त में इनका स्तर उचित बना रहे। कुछ डिजॉक्सिन आदि दवाइयाँ शरीर से धीरे धीरे एक्सक्रीट होती हैं, अतः इनकी निश्चित मात्रा को दिन में केवल एक बार ही देते हैं। इनको बार बार देने से शरीर में एकत्रित होकर टॉक्सिक इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं। आगे जो फैक्टर है वो है टॉलरेंस। वह रोगी जो किसी औषधि के प्रति अधिक सहनशील हो, अर्थात किसी औषधि की अधिक मात्रा को बिना किसी टॉक्सिसिटी प्रभाव के सहन कर सके, ऐसे रोगी को औषधि की अधिक मात्रा देना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे रोगी में औषधि की सामान्य मात्रा से उसके वांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं होते। अगला जो फैक्टर है वो है हैबिचुएशन, हिंदी में अभ्यस्तता। जब कोई रोगी लंबे समय तक किसी औषधि को लेते रहता है तो वह रोगी उस औषधि का हैबिचुएट हो जाता है। उस औषधि को देना बंद कर दिया जाए तो मरीज़ का शरीर उस औषधि की लालसा प्रकट करने लगता है और औषधि ना देने पर उसके शरीर में कुछ निश्चित जैविक लक्षण और ऑर्गेनिक सिम्टम्स प्रकट होने लगते हैं। जैसे यदि कोई रोगी लंबे समय से निद्राकारी, हिप्नोटिक या मादक नारकोटिक औषधि ले रहा हो तो वह बिना औषधि के सो ही नहीं सकता है। अगला जो कारक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी रूट से दी गई औषधि तत्काल क्रिया करती है एवं उसका प्रभाव शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अंतःशरीरीय यानी आईवी रूट से देने वाली दवाइयों की मात्रा कम होती है, जबकि अन्य दूसरे माध्यम से दी जाने वाली दवाइयों की डोज हाई होती है। अगला जो फैक्टर है वो है डिजीज़ मतलब रोग। बहुत सी औषधियों का मेटाबॉलिज्म यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है तथा बहुत सी औषधियों का एक्सक्रीशन किडनी द्वारा होता है। इसलिए इन अंगों के रोगग्रस्त होने से औषधि शरीर में एकत्र हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घातक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अतः इन स्थितियों के कारण औषधियों की मात्रा प्रभावित होती है। मतलब अगर किसी को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है और एक्सक्रीशन दवाई का किडनी की वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही है, उस कंडीशन में दवाइयों की डोज को एडजस्ट करना ज़रूरी है इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। नहीं तो दवाई का टॉक्सिक लेवल बॉडी में बढ़ सकता है जिससे टॉक्सिक इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं।